बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये कल हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन फर्दर सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। बेंजीन के साथ अगर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल को ट्रीट करें, ये कल वाले लेक्चर को मैं रिवाइज कर रहा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा। ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जब मजीद रिएक्शन करने जाए तो इस E1 का क्या रोल होगा। E1 इस रिएक्शन पे दो तरह से असरअंदाज होता है। इसके एक असर को कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट और दूसरे को कहते हैं रिएक्टिविटी इफेक्ट। ओरिएंटेशन इफेक्ट मींस इस दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन ये E1 बताएगा। इसके लिए कितने पोजीशन अवेलेबल हैं? 3। कौन कौन से? आर्थो, मेटा, पैरा। E2 आर्थो पैरा पे अटैच होगा या E2 मेटा पे अटैच होगा। मतलब आर्थो पैरा पोजीशन एक ही वक्त पे ऑक्युपाई होंगे। अगर E2 आर्थो पैरा पे अटैच हो जाए तो इस E1 को कहोगे आर्थो पैरा डायरेक्टर, और अगर E2 मेटा पे अटैच हो जाए जैसे ये, तो ये E1 कहलाएगा मेटा डायरेक्टर। E2 ने रिंग में कहां पे अटैच होना है, ये इख्तियार है E1 का। E2 रिंग में कहां अटैच होगा, इसका पोजीशन ये E1 डिटरमाइन करता है। तो E1 के इस असर को कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। E2 रिंग में आर्थो पैरा या मेटा पे अटैच होगा। अगर E2 आर्थो पैरा पे अटैच हो जाए तो E1 कहलाएगा आर्थो पैरा डायरेक्टर, और अगर E2 मेटा पे अटैच हो जाए तो फिर E1 कहलाएगा मेटा डायरेक्टर। इस इफेक्ट को कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो ओरिएंटेशन इफेक्ट हम यूं डिफाइन करेंगे: द पोजीशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोफाइल is determined by first electrophile. This is called orientation effect. तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा डायरेक्टर हो सकता है या मेटा डायरेक्टर हो सकता है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल यानी E1 कब आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा? E1 आर्थो पैरा डायरेक्टर उस वक्त होगा अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सिवाय अल्काइल ग्रुप के। और E1 मेटा डायरेक्टर तब होगा अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर E1 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से E1 आर्थो पैरा डायरेक्टर कैसे बन जाता है? तो एक्सप्लेनेशन ये: इफ E1 हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it will
donate lone pair of electron to the ring. अगर E1 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो E1 वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से रिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी और E2 जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। If E1 has a lone pair of electron, it will donate lone pair of electron to the ring and will increase electronic density at ortho para position. चूंकि रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए गए तो रिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और E2 जाके ऑर्थो पैरा पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। और सबूत इसका है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ E1 अटैच है और इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E1 ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करेगा। डोनेशन का मतलब है रिंग के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये शिफ्ट होके यहां आ जाएंगे और इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे डबल बॉन्ड E1 और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब ये यूं हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहां आ सकता है और ये जो बॉन्ड है ये यहां आ सकता है, ऐसे। इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस। ये बॉन्ड यहां आया और ये इलेक्ट्रॉन यहां। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो E1 ने जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उसका असर कहां पे देखा गया? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। E2 जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह को ऑक्युपाई कर सकता है और इस जगह को ऑक्युपाई कर सकता है। E1 ने रिंग को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, रिंग में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गई, कहां पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और E2 जिसे इलेक्ट्रॉन की तलाश है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये, अगर E2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाए तो स्टेबल फिनोनियम आयन बनेगा, स्टेबल फिनोनियम आयन। और अगर मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाए तो अनस्टेबल फिनोनियम आयन। नेचर में स्टेबल चीजें बनती हैं, अनस्टेबल नहीं। कैसे स्टेबल? तो ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
होना मुमकिन होता है। और मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो अगर आप जबरदस्ती इस E2 को यहां पे अटैच करोगे तो जो फिनोनियम आयन बनेगा वो फिनोनियम आयन स्टेबल नहीं होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन। हमने पढ़ा कि E1 के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। रिंग में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ जाएगी। E2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा और ऐसे सूरत में जो फिनोनियम आयन बनता है वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर E2 को हम जबरदस्ती मेटा पे अटैच करें तो जो फिनोनियम आयन बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा और नेचर में अनस्टेबल चीजें नहीं बनती। तो ये E1 जब वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो। अल्काइल ग्रुप एक्सेप्शन है। अल्काइल ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। अच्छा, अब E1 अगर वो मेटा डायरेक्टर होगा, मेटा डायरेक्टर कब होगा? अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। तो ऐसे सूरत में E1 रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की बजाय रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब E1 रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाएगी। कहां पे कम होगी? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाएगी। तो E2 जिसे इलेक्ट्रॉन की तलाश है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नहीं जा सकता, मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो इसको आपने यूं लिखना है, इफ E1 हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, इट विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा एंड विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे। ऐसी सूरत में E2 विल ऑक्युपाई मेटा पोजीशन। और सबूत है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। E1 ने रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, देने की बजाय ले लिए। क्यों लेता है? क्योंकि इसमें खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चले जाएंगे। इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस E1 ने ये इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींच लिए। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से यहां जा सकते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट करता है। कहां पे इलेक्ट्रॉन कम है? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो E2 जिसपे खुद भी पॉजिटिव चार्ज है वो न ऑर्थो पे जा सकता है न पैरा पे जा सकता है। तो जब न ऑर्थो पे जा सके न पैरा पे जा सके, फिर एक ही पोजीशन रहता है विच इज मेटा पोजीशन। और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये, अगर हम E2 को जबरदस्ती यहां पे अटैच कर लें तो फिर अनस्टेबल फिनोनियम आयन बनेगा।
और अगर मेटा पे अटैच करे E2 को तो स्टेबल फेनोलियन आयन बनेगा। नेचर में अनस्टेबल चीजें नहीं बनती, स्टेबल बनती है। देखें ये मैं लिखवा रहा C+OH बेंजल्डिहाइड मैंने लिखा। इस कंपाउंड का नाम है बेंजल्डिहाइड। इस कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके साथ E2 में चूज कर रहा हूं NO2+। तो ये NO2+ इस रिंग में कहां अटैच होगा? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कौन सा डायरेक्टर हुआ? मेटा डायरेक्टर। ये NO2 जाके इस मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, यानी ये चीज बनेगी। NO2 न आर्थो पे अटैच होगा न पेरा पे अटैच होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होती है। तो सब्स्टिट्यूएंट के इस असर को कहते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट का दूसरा इफेक्ट है रिएक्टिविटी इफेक्ट। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट का दूसरा इफेक्ट है रिएक्टिविटी इफेक्ट। रिएक्टिविटी इफेक्ट से ये मुराद है, देखिए ये बेंजीन और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इस बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव भी हो सकता है और ये इस बेंजीन से कम रिएक्टिव भी हो सकता है। Substituted benzene will either be more reactive or less reactive than benzene. ये वाला कंपाउंड इस बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव भी हो सकता है, कम रिएक्टिव भी हो सकता है। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव हो, ज्यादा किससे? बेंजीन से। तो इसकी वजह होती है ये E1। अगर E1 रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज करे, फिर इस E1 को कहोगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है तो इस E1 को नाम दोगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से कम रिएक्टिव है तो फिर इस E1 को कहोगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी ये इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इससे रिएक्शन करने नहीं दे रहा। If E1 decreases reactivity, it is called deactivating group. हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपाउंड बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, बेंजीन से कम रिएक्टिव? सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं सिवाय हेलोजन। हेलोजन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं लेकिन एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। और सारे मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। देखिए बेंजीन के साथ मैंने NH2 अटैच किया, NH2। तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और ये चूंकि रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है और एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है।
और ये बेंजल्डिहाइड, NH2 की जगह पे मैंने फार्माइल ग्रुप अटैच किया। इस कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये किस किस्म का ग्रुप? डीएक्टिवेटिंग। और ये किस किस्म का ग्रुप? एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव, ये बेंजीन से कम रिएक्टिव। हेलोजन एक्सेप्शनल केस है। हेलोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स नहीं होते। अच्छा, अगर आपको याद हो अल्काइलेशन और एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन याद हो, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमने दो बातें कही थी। पहली बात ये थी कि अल्काइलेशन डज नॉट स्टॉप एट मोनो सब्स्टिट्यूशन व्हाइल एसाइलेशन स्टॉप्स। मैंने कहा था अगले टॉपिक में इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो ये है अल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव, तो वो दूसरे अल्काइल को इनवाइट करता है। जब दो अटैच हो जाए तो रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी, तो वो तीसरे को इनवाइट करेगा। जब तीसरा आ जाए रिएक्टिविटी और बढ़ेगी, तो वो चौथे को इनवाइट करेगा। यूं अल्काइलेशन मोनो सब्स्टिट्यूशन पे नहीं रुकता, जबकि एसाइलेशन में, इसे मैं एसाइल ग्रुप बना देता हूं, ये एसाइल बना, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करता है, और जब रिएक्टिविटी कम हो जाए तो मजीद रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, रिएक्टिविटी इफेक्ट का एक सबूत, ये बेंजीन हेडिंग इसका है मेकिंग पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये बेंजीन और इसका मैं नाइट्रेशन करने जा रहा हूं। ये नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये नाइट्रो ग्रुप यहां और ये हाइड्रोजन यहां। ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में इस टेम्परेचर पे होता है। NO2 ग्रुप अटैच हुआ, ये रिएक्शन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ, नाइट्रोबेंजीन बना। अब देखो यही नाइट्रोबेंजीन इसका मैं फिर से नाइट्रेशन करने जा रहा हूं। तो सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ले लिया, तो क्या 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होगा? तो मैं इस E1 को देखूंगा। इस नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर नहीं है। कैसे नहीं है? नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन के साथ शेयर कर रखा है। कितने हो गए? 4। 2 एक ऑक्सीजन और 2 दूसरे ऑक्सीजन के पास। तो इस नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर नहीं बचा। लोन पेयर जब ना हो तो ये NO2 रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये NO2 मेटा डायरेक्टर होगा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। तो अगर ये बेंजीन से कम रिएक्टिव है, अगर बेंजीन ने 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन किया है
ये 80 पे नहीं करेगा, 80 से ऊपर करेगा। फर्ज करो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कर रहा है और ये E2 की जगह पे भी नाइट्रो ग्रुप है, तो ये आके यहां अटैच होगा। पोजीशन हमें पता चला कि इसने मेटा पोजीशन ऑक्युपाई किया और यहां से इसने H+ को बाहर करवाया। ये जो हाइड्रोजन यहां था, इसने हाइड्रोजन को बाहर निकाला। ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ये इससे भी कम रिएक्टिव है। वाई? यहां सिर्फ NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, एक ग्रुप, अब यहां 2 ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मजीद कम हो जाएगी। तो तीसरा ग्रुप जब आएगा उसके लिए 2 चीजें हैं। टेम्परेचर इससे ऊपर होगा, यानी सपोज 120 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर टेम्परेचर यही है तो कैटलिस्ट आप मस्ट चेंज करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे ओलियम यूज करोगे। वाई? वजह ये है कि ये कंपाउंड मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इस नाइट्रोबेंजीन से कम रिएक्टिव है। अगर इसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन किया तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रिएक्शन करेगा और NO2 आके इस पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, विच इज इन फैक्ट इस साइड से भी मेटा और इस साइड से भी मेटा, और यूं फुली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगा। यहां पे मौजूद हाइड्रोजन निकल गया H+। तो ये देखो, जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स अटैच हो जाए, हम टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीज करेंगे, तब जाके रिएक्शन मुमकिन होगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही पे रुकवाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंशाल्लाह जो ही लॉकडाउन खत्म होता है फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद आपको बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की जाएगी। तो ये 2 चैप्टर जो हमने पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये यहीं पे यहां तक थे। इसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री के बाद फिर केमिकल इंडस्ट्री और अगर टाइम मिले तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पे रुकवा लेते हैं। बस ये चैप्टर खत्म हुआ और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में। तो याद रखना है, हमारा जो नया लेक्चर होगा वो नया लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का होगा, और जब बायोकेमिस्ट्री खत्म हो जाए तो फिर केमिकल इंडस्ट्री से शुरुआत करेंगे। सो बी रेडी। टाइम कम है, काम ज्यादा है, आपने भी मेहनत की है, करनी है, और हमारा तो काम ही यही है। तो बी रेडी फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री।